यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। अब हमें क्या मिलेगा, इस सोल्यूशन मिलेगा ब्लू कलर का, ठीक है। सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास वाटर। अब क्या करना है, इस सोल्यूशन का थोड़ा सा हिस्सा हमें अलग से सेव करके रख लेना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। हमें कोई कील या फिर आयरन की कोई भी चीज़ हम बचे हुए सोल्यूशन में डाल देंगे। वेट फॉर हाफ एन आवर, सो लगभग आधा घंटा हमें वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, हम उसका कलर अब ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो सोल्यूशन हमने पहले अलग से निकाला है उसके साथ उसके कलर को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो, जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में अलग से निकाला वो इस तरीके का था, लेकिन आयरन नेल या फिर कोई भी आयरन की चीज़ डालने के बाद सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा। देखो क्यों होगा, क्योंकि पहले था हमारे पास CuSO4, पहले था CuSO4, बाद में डाल दी हमने आयरन, तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड इधर आयरन सल्फेट बना देगा FeSO4, ठीक है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या आपको कलर में कुछ चेंज दिखेगा। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, नेल या ब्लेड को आप बाहर निकाल लीजिए। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे, क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अब जो भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। क्या रिएक्शन हुई है, देखो ये था हमारा कॉपर सल्फेट, साथ में डाल दिया हमने इसमें आयरन, तो बन गया हमारा आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर की लेयर उस आयरन के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक। The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance। नई चीज़ क्या बन गई, इधर आयरन सल्फेट बन गया, ओके। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, कॉपर जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा, किसका, कॉपर का, ठीक है, जो कि दूसरा नया सब्सटेंस है। तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन विल फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। इसके बाद देखो एक और एक्टिविटी है, क्या है इधर, एक्टिविटी 5.8, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है हमें, टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें लगभग 1 चम्मच विनेगर लेना है, सिरका लेना है। एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा हमें डाल देना है। यू वुड हेयर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, आपको एक हिस करके एक साउंड सुनाई देगी और किसी गैस के बबल्स आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे, ओके। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 5.5। अब इस गैस को हम पास करेंगे लाइम वाटर के अंदर। देखो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब है, इसमें अंदर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा डाला, एक गैस रिलीज़ हुई, इसके अंदर से हमने ऐसे कुछ जोड़ के इधर दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारे पास लाइम वाटर, इसके अंदर गैस को पास कराएंगे। What happens to the lime water, लाइम वाटर के साथ क्या होगा। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, देखो क्या चेंज आएगा, विनेगर था, विनेगर मतलब क्या होता है हमारा एसिटिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज़ हुई और लाइम वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जो लाइम वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, तो ये बना देगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पेज पे लिखा भी है CO2 एंड लाइम वाटर विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी थी 5.8। इसके बाद देखो जब हमने इस गैस को लाइम वाटर में पास कराया तो लाइम वाटर जो था ना मिल्की बन गया, मिल्की में थोड़ा सा दूध जैसा बन गया वो, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया इधर, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लाइम वाटर के अंदर कोई गैस पास कराई जाती है और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इसका मतलब जो गैस हमने पास कराई है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। You will use it in chapter 6 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide। हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि जो एयर हम बाहर ऐसे ब्रीद आउट में ऐसे बाहर रिलीज़ करते हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है।
5.6 और 5.8 का जो भी एक्टिविटीज़ थी हमने क्या देखा, यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। एक से ज़्यादा नई चीज़ें आपको देखने को मिली, एक से ज़्यादा नई चीज़ें आपने बनाई हैं इधर, ठीक है। एक्टिविटी 5.6 में द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्नड इन एयर। मैग्नीशियम को जब हवा की प्रेजेंस में जलाया गया तो ऐश बनी नई चीज़, ठीक है। एक्टिविटी 5.7 में रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट की और आयरन की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, दोनों के दोनों ही न्यू सब्सटेंसेस हैं। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, कॉपर जो था वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इन एक्टिविटी 5.8 के अंदर हमने क्या देखा, विनेगर और बेकिंग सोडा को हमने मिलाया तो क्या बना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की भी हो गया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, नया सब्सटेंस क्या बना इधर इस रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट भी बना है, ठीक है। तो देखो, द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो आप लिख सकते हो इधर, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस are formed is called a chemical change, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, जितने भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंज की वजह से ही बनते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ये जो भी चेंजेस है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जब खाना डाइजेस्ट होता है, फ्रूट्स जब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है, ये सब एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। किसकी वजह से होता है, केमिकल चेंज की वजह से होता है। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो लास्ट में एक जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होती है, हमारी मेडिसिन, ठीक है, दवाई। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। जो ऐसे नए मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सब भी केमिकल रिएक्शंस का ही रिजल्ट हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। हर एक को जो नई चीज़ है वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनी है, ठीक है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change। हमने ये भी देखा कि केमिकल चेंज के दौरान एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ बनती है, प्रोड्यूस होती हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में कंपनी केमिकल चेंज। न्यू प्रोडक्ट्स के साथ साथ देखो ये पॉइंट भी है जिसकी वजह से हम इसको केमिकल चेंज बोलेंगे, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। अगर हमने हीट, लाइट या कोई भी अलग रेडिएशन अगर दी है या फिर एब्जॉर्ब हुई है तो वो है हमारा क्या, केमिकल चेंज। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड अगर प्रोड्यूस हुई है तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। अगर स्मेल के अंदर कुछ चेंज आया है तो दैट डेफिनेटली वुड बी दैट केमिकल चेंज। अगर कलर में चेंज आया है तो वो भी केमिकल चेंज है। अगर कोई गैस बनी है तो वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। इधर देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। हमने ये तो देखा कि जब भी कोई रिबन, मैग्नीशियम रिबन जब जला तो केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जब कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, पत्तियाँ जलती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर बर्निंग हुई है तो वहाँ से हीट तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो केमिकल चेंज के आगे अंदर आके अब बर्निंग, कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो डेफिनेटली वुड बी केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ से हीट तो पक्का निकलेगी, हीट तो नई चीज़ बनेगी ही बनेगी, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ ए केमिकल चेंज। पटाखे जब जलाते हैं ना तो वो भी एक टाइप का केमिकल चेंज है,
You know that such an explosion produce heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और कुछ कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसीलिए इसे एडवाइस दिया जाता है कि हमें भी कभी भी फायरवर्क्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। When food gets spoiled, it produce a foul smell. जब खाना ख़राब हो जाता है ना तो वो एक गंदी सी स्मेल रिलीज़ करता है। Shall we call this change a chemical change? क्या हम इसको भी chemical change बोल सकते हैं? You must have noticed that a slice of apple requires a brown colors if it is not consumed immediately. आप अगर एप्पल को काट के थोड़ी देर के लिए से रखते हो तो आपने देखा होगा कि वो भी ऐसे ब्राउन कलर का सा हो जाता है, ठीक है। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो एप्पल को काटो और उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। Repeat the same activity with slice of potato और ब्रिंजल। ऐसा सेम आप पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। The change of color in these cases is due to formation of new substances. ऐसे में ये जो कलर के अंदर चेंज आया है, क्यों आया? क्योंकि नया सब्सटेंस कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है। ये क्या है? केमिकल चेंज नहीं है, ऑफकोर्स ये केमिकल चेंज है, ठीक है। इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद बेस इज न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा एसिड बेस की रिएक्शन, क्या वो भी एक केमिकल चेंज है? ऑफकोर्स यहाँ पे सॉल्ट नई चीज़ बन रही है, पानी नया चीज़ बन रहा है, ठीक है। आगे देखो, इधर देखो क्या लिखा है, प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफेयर। आपने सुना होगा ना, देखा होगा आपने, हमारे एटमोसफेयर के पास ओजोन की एक लेयर होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये हमें क्या करती है? सन से जो हार्मफुल रेज आती है ना, उनसे प्रोटेक्ट करती है, ओके। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करती है? इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और उसको ऑक्सीजन में तोड़ देती है। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, जबकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन एट अ केमिकल चेंज? क्या ओजोन का से टूट जाना, क्या ये केमिकल चेंज है? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life form. अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आती? रेडिएशंस आती, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें भी और बहुत से एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हार्म होता, ठीक है। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन जो है इस रेडिएशन से हमारा ऐसे नेचुरली प्रोटेक्शन करती है, नेचुरल एज अ शील्ड काम करती है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट होना, जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। रस्टिंग पे वापस चलते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये एक ऐसा चेंज है जो कि धीरे धीरे आयरन के आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है एंड धीरे धीरे उनको ख़राब कर देता है। Since rust is used in making iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. क्योंकि आयरन तो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं ना, ब्रिजेस में भी, कार्स में, ट्रक्स में, ठीक है, इस शिप्स में, बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसीलिए अगर ये सब चीज़ें आयरन से बनी है तो हमारा लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इधर एक इक्वेशन भी दी गई है जिसके थ्रू क्या होता है, रस्टिंग का प्रोसेस दिखाया गया। आयरन चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, जिसकी वजह से क्या बनेगा, रस्ट बनेगा हमारा, ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ असेंशियल। रस्टिंग के लिए पानी और हवा दोनों ही की ही बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। एक भी चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. अगर content moisture का air के अंदर high है, इसका मतलब humidity ज़्यादा है तो rusting भी ज़्यादा होगी, ठीक है। So how do we prevent rusting? तो हम rusting को prevent कर कैसे सकते हैं?
प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, क्या कर सकते हैं हम आयरन के आर्टिकल से ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से दूर रख सकें, हम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ही ना आए, ठीक है, पानी के कॉन्टैक्ट में ना आए, फिर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। वन सिंपल वेज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, एक सिंपल तरीका क्या है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, ठीक है। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर हम ऐसा कोट लगा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं, तो इसको हमें रेगुलरली करना पड़ेगा, ठीक है। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, एक और तरीका क्या है, हम आयरन के ऊपर क्रोमियम की या फिर जिंक की कोई लेयर लगा दें, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ये जो प्रोसेस है आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर कोई लेयर लगाना, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये जो आयरन के पाइप्स हमारे घर में रखे हैं जिनके थ्रू हम पानी को ऐसे कैरी करते हैं, उनको भी गैल्वेनाइज्ड किया जाता है ताकि वो रस्टिंग से बचाया जा सके उन्हें, ठीक है। इसके बाद क्या है देखो, यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, हमें पता है जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, आयरन से बने होते हैं और उनका बहुत सा हिस्सा जो है ज़मीन के नीचे ही रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, जो पार्ट उसका बाहर रहता है उस पर भी क्या है, थोड़ा सा पानी ऐसे चिपका रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही ऊपर वाले हिस्से पे भी। मोरओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट, समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी होता है, नमक भी होता है, और इस सॉल्ट के पानी की वजह से हमारा जो रस्ट का प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, इसलिए शिप्स के ऊपर अगर हम पेंट भी कर दें उसके बाद भी शिप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो, ठीक है। Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, आयरन को कार्बन के साथ और क्रोमियम, निकल, मैंगनीज जैसे मेटल के साथ मिला के बनाया जाता है, इसलिए उन पे जंग नहीं लगता। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, इसलिए लगभग बहुत सारे शिप्स जो हैं हर साल रिप्लेस किए जाते हैं। आप देखो इससे वर्ल्ड की जो मॉनिटरी है, वर्ल्ड का जो पैसा है उसको कितना लॉस होता होगा, ठीक है। इधर एक लास्ट टॉपिक है क्या, क्रिस्टलाइजेशन। देखो जो कॉपर सल्फेट आपने अभी पढ़ा ना, कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर सिर्फ कॉपर सल्फेट का नहीं होता, इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, अगर इसके अंदर से हम 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हटा दें तो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, समुद्र के पानी को अगर हम इवेपोरेट करते हैं तो वहाँ से हमें नमक मिल सकता है, ठीक है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, इसीलिए ये जो सॉल्ट हम इस तरीके से लेंगे, प्राप्त करेंगे, ना तो प्योर होता है, ना ही हम इनके क्रिस्टल्स की शेप इजीली देख सकते हैं। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन, इसलिए प्योर सब्सटेंसेस के जो क्रिस्टल है वो उनके ही सोल्यूशन से बनाए जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इधर देखो एक और एक्टिविटी है, क्या करना है, जिसमें हमें टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, पानी लेना है, ठीक है, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर H2SO4 डालो, अब उसको गर्म करो। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कॉन्टिन्यूसली, जब ये उबले तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का पाउडर थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, अब उस पानी को उतना डालो पाउडर जब तक कि वो डिजॉल्व होना बंद ना हो, जब तक उसमें पाउडर डालते रहो। फिल्टर द सोल्यूशन, उसको फिल्टर कर लो। अलाउ इट टू कूल, ठंडा करो। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, हम जब ये सोल्यूशन जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमें उसके अंदर थोड़े से क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, क्रिस्टल के स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पत्थर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे हमें कॉपर सल्फेट के। अगर नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा और वेट करो, आपको उसके क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हमारे चैप्टर होता है फिनिश, 2 लाइन और है देखो पीछे। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो आप अपने चारों तरफ जितने भी चेंजेस ऐसे देखते हो उनको आप अलग अलग करने की कोशिश करो, कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना चैप्टर ये फिनिश। सो आपको ये चैप्टर समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये चैप्टर इतना ही था, छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।